सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए हमने बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस की चाणक्य सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें आज हमारी ये चौथी क्लास है। इससे पहले हमारी 3 क्लासें हैं वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो जिन साथियों ने ये 3 क्लासें नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे सामान्य विज्ञान MCQ फोर्थ ग्रेड एग्जाम के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, देख लेना। और साथ में देखिएगा चाणक्य सीरीज के अंतर्गत ही मैंने आपको कंप्यूटर जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का आएगा वो भी कंप्लीट करवा रखा है 10 क्लासों में। तो ये जो सेकंड प्लेलिस्ट है कंप्यूटर MCQ फोर्थ ग्रेड एग्जाम के नाम से, ये भी देख लेना। और इससे पहले भी मैंने चाणक्य सीरीज के अंतर्गत आपको राजस्थान भूगोल जो आपके एग्जाम में 20 नंबर का आएगा ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखा है, तो ये भी देख लेना। इसमें 33 क्लासें हैं और आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी राजस्थान भूगोल चाणक्य सीरीज के नाम से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा कि फोकस दूरी और दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। तो देखिएगा फोकस दूरी है, इसको अपन F से प्रदर्शित करते हैं और जो वक्रता त्रिज्या होती है इसको R से प्रदर्शित करते हैं। और याद रखिएगा महत्वपूर्ण बात कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, यानी फोकस दूरी को दुगना कर दें तो वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। और अब मैं बात करूँ फोकस दूरी, तो फोकस दूरी याद रख लेना जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी आधी होती है, ठीक है। यानी ये देखिएगा इधर 2 गुणा में था तो ये इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा कि जैसे मैंने आपको कह दिया कि वक्रता त्रिज्या है वो 40 है तो फोकस दूरी कितनी होगी। तो आप सभी को पता है कि वक्रता त्रिज्या अगर 40 है तो वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है, यानी 20 हो जाएगी। और ऐसे ही मैं इसका उल्टा पूछूं कि अगर फोकस दूरी 20 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो आप सभी को पता है कि वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो 20 का दुगना यानी 40, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा R बराबर 2F, यानी C नंबर ऑप्शन में। यहाँ पे इसने देखिएगा वक्रता त्रिज्या को फोकस दूरी की आधी बता रखा है। यहाँ पे इसने कहा है कि जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों बराबर है। यहाँ पे इसने वक्रता त्रिज्या का जिक्र ही नहीं किया, तो हमारा C नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 कि यदि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि वक्रता त्रिज्या है उसकी आधी होती है फोकस दूरी, तो 60 की आधी 30। अब देखिएगा उत्तल दर्पण है तो यहाँ पे उत्तल दर्पण तो प्लस का साइन है वो आएगा। हमने देखा था कि उत्तल दर्पण है उसमें प्लस के माध्यम से दर्शाते हैं, अवतल दर्पण होता है या अवतल लेंस उनको माइनस के माध्यम से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हमारा A नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि आयु के साथ पक्षाभिकी पेशी के कमजोर होने के कारण कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है। अब यहाँ पे उसने इंग्लिश में सारे नेम है वो दे रखे हैं और कल वाली क्लास में मैंने आपको इन सभी के इंग्लिश नेम है वो भी मैंने आपको बताए थे। जैसे मैंने मायोपिया का अपन हिंदी नाम जाने तो इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है, इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया ये होता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है, दूर दृष्टि दोष। और इसके अलावा देखिएगा एस्टिमाटिज्म ये मैंने आपको बताया था, ये होता है अबिंदुकता का इंग्लिश नेम, अबिंदुकता है उसका इंग्लिश नेम होता है एस्टिमाटिज्म। और इसके अलावा देखिएगा प्रेस बायोपिया, ये याद रख लेना जरा दूर दृष्टि जो दोष है उसका क्या है, अंग्रेजी नाम है। तो यहाँ पे देखेंगे आयु के साथ पक्षाभिकी पेशी कमजोर होना। मैंने आपको ये बताया था कि जब व्यक्ति बूढ़ा होता है यानी आयु के साथ जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है तो उसकी जो आंखों की पक्षाभि पेशी होती है वो कमजोर हो जाती है, जिसके कारण उसको न तो दूर की वस्तु साफ दिखती है न नज़दीक की वस्तु साफ दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इस रोग को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष और ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है। तो यहाँ पे D नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि यदि निर्धारित लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, D का मतलब डायोप्टर है, इसका अर्थ है। तो देखिएगा लेंस की क्षमता इसने दिया है प्लस 2 डायोप्टर है। तो आप सभी को पता है हमने लेंस की क्षमता में देखा था कि उत्तल दर्पण में उत्तल लेंस में जो लेंस की क्षमता होती है उसको प्लस से दर्शाते हैं और जो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है उसको माइनस से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अवतल लेंस है वो तो होगा नहीं क्योंकि प्लस है, तो इसका मतलब उत्तल लेंस होगा, अवतल लेंस नहीं होगा, अवतल लेंस नहीं होगा, उत्तल लेंस होगा। अब देखिएगा हमें क्या करना है, जो लेंस की क्षमता का सूत्र है उसके माध्यम से उसका उपयोग करके फोकस दूरी है वो निकालनी है। और देखिएगा जो आपके लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं और इसका जो सूत्र होता है 1/2 यानी फोकस दूरी, और ये मीटर में होगा, ठीक है, यहाँ पे मीटर दे रखा है। तो देखिएगा 1/2 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा हमें क्या करना है, ये लेंस की क्षमता उसने 2 डायोप्टर दे रखी है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे F है। अब देखिएगा ये F है, यहाँ पे
भाग में है, इधर आएगा ये गुणा में हो जाएगा, यानी अफ यहाँ पे आ गया। और ये देखिएगा ये 2 गुणा में था, यहाँ पे चला जाएगा भाग में, तो 1/2 हो जाएगा। और 1/2 का मतलब आप सभी जानते हैं 0.50। तो यहाँ पे ये उत्तर लेंस है तो प्लस 0.50 मीटर होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि डी नंबर ऑप्शन में तो प्लस 2 मीटर लिख रखा है। ठीक है, तो फोकस दूरी है वो कितनी होगी 0.50 मीटर। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरणों की मुड़ने की प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं अपवर्तन। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये आपका एक सरफेस हो गया, ये उसका अभिलंब हो गया, और देखिएगा यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है। अगर माध्यम सेम होता है तो ये सीधी जाती। ठीक है, ये इस प्रकार प्रकाश की किरणें वो सीधी जाती। लेकिन आप देखेंगे कि ये माध्यम 1 है, ये माध्यम नंबर 2 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो 2 कंडीशनें बनेगी। ये प्रकाश की किरण या तो अभिलंब की तरफ झुकेगी इस प्रकार, या ये अभिलंब से दूर जाएगी। अब ये डिपेंड करता है माध्यम पे। जैसे मैं यहाँ पे मान लूँ, यहाँ पे वायु है माध्यम और यहाँ पे जल है। ठीक है, अब देखिएगा वायु क्या है, जल की तुलना में विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। जबकि जल है वो एक सघन माध्यम है। और याद रख लेना, जब कोई प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो क्या करेगी? अभिलंब की तरफ झुकेगी। ठीक है, और इसका उल्टा होगा, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो क्या करेगी? अभिलंब से दूर हटेगी। ये बात याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, जब एक नींबू को पानी से भरे कांच के गिलास में रखा जाता है तो वह अपने वास्तविक साइज से बड़ा प्रतीत होता है। ये निम्न में से किस घटना के कारण होता है? तो ये याद रखिएगा, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्योंकि देखिएगा प्रकाश की किरण आ रही है ना, तो वो वायु माध्यम से आ रही है, और आपने गिलास में जल भर रखा है, तो वो जैसे ही जल वाले माध्यम में आएगी तो जो आपका आपने गिलास में नींबू रख रखा है वो उसका साइज है, वो आपका प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण वो आपको वास्तविक साइज से बड़ा नजर आएगा। तो सी नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा, याद रख लीजिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे मानव आंख द्वारा छवि निर्माण, ये याद रख लेना अपवर्तन का उदाहरण है। इंद्रधनुष का निर्माण, ये भी अपवर्तन का उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना, ये भी अपवर्तन का उदाहरण है। डूबते सूरज का लाल रंग दिखाई देना, ये याद रख लेना प्रकीर्णन का यानी स्कैटरिंग का उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो देखिएगा सूर्य उदय के समय कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है वो प्रकाश का अपवर्तन है। और देखिएगा ऐसा ही होता है सूर्यास्त में। जब सूर्यास्त होता है ना, तो सूर्यास्त होने के बाद भी कुछ देर सूरज है वो हमें दिखाई देता रहता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि प्रकाश की निम्नलिखित में से किस घटना के कारण जल से भरे बर्तन के पेंदे में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो देखिएगा सिक्का वास्तव में तो पेंदे में रखा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये घटना है वो प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाती है। और इसके अन्य उदाहरण मैं आपको दूं तो जैसे आप देखेंगे कि आपके घर में पानी की टंकी है, तो आप उसकी गहराई देखेंगे ना, वो आपको थोड़ी सी ऊपर, यानी जो वास्तविक गहराई है उससे ऊपर है, वो आपको दिखेगी। इसी प्रकार स्विमिंग पूल में भी आप देख लेना कि जो उसके स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई है ना, उससे ऊपर है, वो आपको उसकी गहराई दिखेगी। ठीक है, तो ये सारे प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, और उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात कि पानी में डूबी पेंसिल का टेढ़ा दिखना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। क्यों? क्योंकि देखिएगा अब यहाँ पे वायु माध्यम है और ये देखेंगे जल माध्यम है। अब देखिएगा जो अलग अलग माध्यम होते हैं ना, तो उसमें जो प्रकाश की किरण होती है उनकी चाल है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पे देखिएगा चाल अलग है, यहाँ पे आएगी तो चाल अलग होगी। जैसे चाल अलग होगी तो हमें क्या है, जो पेंसिल है वो पानी में टेढ़ी दिखेगी, जैसा इस चित्र में आपको दिख रहा है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो याद रख लेना जो प्रकाश का वेग है वो अधिकतम होता है निर्वात में। तो बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा प्रकाश का जो अधिकतम वेग होता है वो निर्वात में होता है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि प्रकाश का वेग है वो सबसे पहले किसने मापा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मेजर किया था। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, अभी हमने देखा कि प्रकाश की चाल है या प्रकाश का वेग है वो सर्वाधिक निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है। लेकिन अब उसने पूछ लिया कि निर्वात में कितना होता है, तो याद रखिएगा ये होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसा ऑप्शन आप देखेंगे 10 गुणा 10⁻10 लिख रखा है, 2 गुणा 10⁻9 लिख रखा है, 3 गुणा 10⁸ मीटर सेकंड, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे 4 गुणा 10�7 मीटर सेकंड ये गलत है, तो सी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि जब किसी वस्तु की सतह पर आपतित प्रकाश की किरण सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को क्या बोलते हैं। तो देखिएगा ये सरफेस है, ये अभिलंब है, यहाँ से प्रकाश की जो किरण है वो आपतित होती है और उसी माध्यम में वापस टकरा के चली जाती है, तो ये जो घटना है वो कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, अब देखिएगा एक प्रकाश किरण दर्पण की सतह से टकराकर वापस लौटती है, इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक प्रकाश की किरण दर्पण की सतह से टकराकर वापस लौटती है, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो गया सरफेस या परावर्तक पृष्ठ इसको बोल सकते हैं, ये अभिलंब हो गया। और यहाँ पे देखिएगा जो प्रकाश की किरण आ रही है इसको तो बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा आप दर्पण की सतह से टकरा कर जो ये वापस जा रही है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि दर्पण की सतह से टकराकर वापस जो लौटती है उस किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो आपतित किरण है और ये आपकी जो परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, ये तीनों एक ही सतह पे होते हैं, समतल सतह पे। ठीक है, ये परावर्तन का पहला नियम होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, आगे नियम आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे इस क्वेश्चन में एक नियम पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन नियम अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिएगा जो प्रकाश का परावर्तन है उसका नियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिएगा ये परावर्तक पृष्ठ है, ये अभिलंब है, ये आपकी प्रकाश की आपतित किरण है और ये आपकी परावर्तित किरण है। तो यहाँ पे ये जो आपतन कोण है ना इसको आई से दर्शाते हैं और ये परावर्तित कोण है इसे आर से दिखाते हैं। तो ये कोण आई है वो कोण आर के हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य 44 डिग्री का कोण है तब परावर्तित किरण और परावर्तित सतह पर अभिलंब के मध्य कोण का दुगना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने की संभावना भी बहुत ही ज़्यादा है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो देखिएगा ये परावर्तित सतह है, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो देखिएगा उसने कहा आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण है, ये पूरा कोण है वो 44 डिग्री का है। ठीक है, अब देखिएगा आप सभी को पता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी कोण आई और कोण आर ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये सारा कितना है 44, लेकिन इनका आधा करेंगे क्योंकि ये बराबर होते हैं तो ये 22 डिग्री के कोण होंगे। अब देखिएगा यहाँ से हमें पता चल गया कि आपतन कोण है वो 22 डिग्री का है। ठीक है, और परावर्तन कोण है ये भी 22 डिग्री का है। अब यहाँ पे देखिएगा उसने क्या पूछा कि परावर्तित सतह ये और परावर्तित किरण ये, इसके बीच ये जो अभिलंब के मध्य कोण है ये वाला, ये कोण ये अपन को पता है 22 डिग्री है, इसका दुगना कितना है यानी 22 का दुगना 44। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। देखिएगा आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझा देता हूँ। उसने कहा कि ये जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है इन दोनों के मध्य का कोण है वो 44 डिग्री है। ठीक है, 44 डिग्री है। अब देखिएगा हमें पता है कि आपतन कोण है और परावर्तन कोण है वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा 44 है तो इनको आधा आधा करेंगे तो ये कितना हो गया 22 डिग्री का। अब उसने कहा कि परावर्तित किरण ये आपकी परावर्तित किरण है और परावर्तित सतह पर अभिलंब ये अभिलंब है, इसके बीच का ये जो कोण है तो आपको पता है ये 22 डिग्री का है, इसका दुगना तो 22 का दुगना यानी 22 को 2 से गुना करेंगे तो 44 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 कि जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है। तो देखिएगा ये समतल दर्पण हो गया, यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी टकरा के वापस चली जाएगी तभी तो हमें चेहरा दिखेगा।
ये प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें हमारा चेहरा है वो समतल दर्पण में हम देख सकते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कि अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं, किसमें? तो परावर्तन में। ठीक है, परावर्तन के समय हमने देखा था, ऊपर मैंने आपको ये बताया भी था कि अभिलंब और आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है। यदि आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतित किरण और संबंधित परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पे इसको ध्यान से समझिएगा। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया कि यदि आपतित किरण, यहाँ पे अपन बना लेते हैं, ये आपका परावर्तित सतह हो गई, ये आपका अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। अब देखिएगा इसने कहा यदि आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ, यानी ये आपतित किरण है और ये इसकी परावर्तक सतह है, इसके साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका मतलब देखिएगा ये अभिलंब है, ये 90 डिग्री पे होता है, ये पूरा 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो ये 40 है, तो ये बाकी बचा ये 50 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि आपतन कोण है वो 50 डिग्री है। आपतन कोण के बराबरी होता है परावर्तन कोण, तो ये भी 50 डिग्री होगा। अब इसने पूछा क्या है कि आपतित किरण और संबंधित परावर्तित किरण, यानी ये आपतित किरण, ये येलो कलर से दर्शा रहा हूँ, और ये परावर्तित किरण, इन दोनों के मध्य का कोण, तो 50 + 50 कर देंगे तो ये 100 डिग्री हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होमवर्क क्वेश्चन है वो भी मिलेगा, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, यदि प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी या उससे दूर हटेगी। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था कि वायु एक विरल माध्यम है, जबकि जल है वो सघन माध्यम है। और देखिएगा अब यहाँ पे देखिएगा ये विरल माध्यम है तो इसमें प्रकाश के कण है वो दूर दूर होते हैं। इस प्रकार इसको आप ब्लैक कलर से समझ सकते हैं, ये प्रकाश के कण है वो दूर दूर है, जबकि ये जो दूसरा माध्यम है इसके प्रकाश के कण है वो पास पास होते हैं ऐसे। अब मुझे बताओ, यहाँ पे प्रकाश की किरण है वो मान लीजिए ये अभिलंब हो गया और प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है। अब देखिएगा यहाँ पे एकदम क्या हो गया, ये प्रकाश की किरण अगर माध्यम सेम होता तो यहाँ से गुजरती, ठीक है, ऐसे गुजरती, लेकिन यहाँ पे देखिएगा माध्यम बहुत ही सघन है, तो इसका मतलब ये प्रकाश की किरण है वो चलेगी ना, तो वो अभिलंब से ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी। अगर विरल होता तो वो अभिलंब से ज़्यादा दूर जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे सघन है तो ये ज़्यादा दूर है, वो इधर नहीं जा पाएगी, वो इधर आएगी, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21, और आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि अपवर्तन का कारण क्या है। ये ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और देखिएगा ये क्लास आपको आज वाली कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगी अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।